कि ILF PTI के इक़्तिदार में आने के बाद पहली दफ़ा एक इतना भरपूर इज्तिमा और ये तमाम लोग, तमाम हमारे दोस्त, ये तमाम नौजवान जो मुल्क के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से यहाँ आए हैं, ये कमिटेड हैं। ये किसी जॉब के लिए नहीं आए हैं। ये तमाम माशाल्लाह एडवोकेट्स हैं और इनकी कमिटमेंट है PTI के उस मंशूर के साथ, इनकी कमिटमेंट है उस आइडियोलॉजी के साथ जिसको लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये तवील सफ़र का आगाज़ किया था। और हम इस सफ़र को लेके आगे चलेंगे, इस आइडियोलॉजी को, इस नज़रिए को लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बका जो है, पाकिस्तान की सालमियत जो है, वो इस नज़रिए के अंदर है। ये याद रखिए कि बार बार आपने सुना होगा कि जब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला और बारहा उन मुख्तलिफ तकारीर में उन्होंने दोहराया कि रियासत मदीना का नाम दिया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह रियासत मदीना का नाम क्यों लिया जाता है? यहाँ पर पाकिस्तान में रियासत मदीना का नाम बार बार लेने का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं, मुख्तसर बताऊंगा। 1500 साल पहले जब तमाम दुनिया में एक ही निज़ाम था और वो बादशाहत का निज़ाम था, जिसने जितना इलाका फतह कर लिया वो इस इलाके का बादशाह हो गया और उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ उस इलाके का कानून। ऐसे दौर में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे तो उन्होंने रियासत मदीना की बुनियाद रखी, लेकिन रियासत मदीना का कोई बादशाह ना था। रियासत मदीना में कानून की हुक्मरानी थी। ये इनकलाब, सोच का इनकलाब, आइडियोलॉजी का इनकलाब, ये बुनियाद थी रियासत मदीना की। क्योंकि दुनिया में दो तरह के कानून हैं, इंसान का बनाया हुआ कानून और खुदा का बनाया हुआ कानून। तो रियासत मदीना में अल्लाह का बनाया हुआ कानून जो था उसको नाफज किया गया और हर शख्स अमीरुल मोमिनीन समेत रसूल पाक जो पहले अमीरुल मोमिनीन थे, तमाम सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसर्विएंट टू द लॉ थे। और हर शख्स, चाहे वो अमीरुल मोमिनीन था या एक आम बद्दू था, कानून की निगाह में तमाम बराबर थे। कोई दूसरे मजहब का ताल्लुक रखने वाला था, लेकिन अगर वहां का बासी था, कानून के मुताबिक तमाम बराबर थे। इंसान को इंसान की नजर से देखा जाता था, उसको इज्जत और एहतराम से देखा जाता था। ये वो रियासत मदीना थी जिसका बार बार नाम लिया जाता है। और पाकिस्तान में इसलिए कि 1500 साल के बाद पहली दफा ये रेप्लिका है, पाकिस्तान रियासत मदीना का रेप्लिका है। अगर इसने सरवाइव करना है तो याद रखिएगा, रियासत मदीना को नहीं भूलिएगा। जब हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरिट, द ओनली सिस्टम पाकिस्तान में जो चलेगा वो मेरिट का है। ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। मैं आपके सामने बड़ी मुद्दवाना गुजारिश करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का अनफिनिश्ड एजेंडा है कि आपने जो जद्दोजहद का आगाज किया था कि पाकिस्तान को एक रियासत मदीना बनाया जाएगा, ये जद्दोजहद जो है उस दिन मुकम्मल होगी। ये एजेंडा उस दिन मुकम्मल होगा जब पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट बनेगी और यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं होगा कि अब पॉवर्टी लाइन जो है वो 43% हो गई है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं।
अब 45% बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। नहीं, ये लुटेरों का दौर खत्म हो गया। अब कानून की बालादस्ती का दौर है, और जो है यहां पे वो कानून के सामने, कानून के मुताबिक किसी ने ज्यादती की है तो सजा भुगतेगा, किसी ने नेकनामी की है तो इंशाअल्लाह ताला ये कौम उसको अपने सर का ताज बनाएगी। यह बात ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान वो जिंदा कौम है, और जिंदा कौमों का एक खासा हुआ करता है कि वो अपने हीरो को सर का ताज बना के रखते हैं और अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते। वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर एनिमी। और मैं आपके साथ दूसरी बात कहूंगा कि बहुत अहम है, और वो ये है, और वजीर आज़म साहब मैं आपसे मुखातिब हूं बिलखसूस, कि आज जो ये तमाम आप इतना बड़ा इज्तिमा देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा ये तमाम जो वकला यहां मौजूद हैं, ये एक कमिटमेंट के साथ यहां पर मौजूद हैं कि मैं, क्योंकि एडवोकेट जनरल भी हूं, बहुत मेरा करीबी वास्ता हर वक्त इनके साथ रहता है, इंटरेक्शन रहता है इनके साथ, और पूरे पंजाब में भी इनके साथ इंटरेक्शन रहता है। और मैंने इनको देखा है कि ये तमाम के तमाम जो हैं आइडियोलॉजिकली इंस्पायर्ड हैं, नजरिया पाकिस्तान से इंस्पायर्ड हैं। ये मत भूलिएगा कि एक नजरियाती मुल्क जो है वो अपने नजरिए की बुनियाद पर ही सिर्फ कायम रहता है, और लिहाजा उसको जिंदा रखने के लिए ये तमाम लोग यहां मौजूद हैं, इनकी और कोई कमिटमेंट नहीं है। बस 2 मिनट मैं यहां पे सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, और बड़ी जरूरी बात वो ये है कि जब इनकी शक्ल की तरफ देखता हूं मैं, तो इनमें वो जज्बा, उनकी आंखों में वो चमक नजर आती है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि ये मुस्तकबिल के, इनमें मुस्तकबिल का आपको लीडर भी नजर आएगा, इनमें मुस्तकबिल का सियासतदान भी नजर आएगा आपको, इनमें मुस्तकबिल का पाकिस्तान को संभालने के लिए ये लोग जिस तरह से इंस्पायर होकर आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसी को लेकर आगे चलेंगे। और इनकी शक्ल में आप देखिएगा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, और कैसे करेगा। मैं एक दफ़ा हिस्ट्री में पढ़ रहा था कि जब जिस ज़माने में नेपोलियन पूरे यूरोप में छाया हुआ था, तो वो बड़े प्राउडली कहा करता था कि जो उसकी ग्रैंड आर्मी है उसके मुतालिक, कि एवरी सोल्जर ऑफ माई ग्रैंड आर्मी हैज़ अ यूनिफॉर्म ऑफ फील्ड मार्शल इन हिज किटी। और मैं बड़े वसूख से आज आपके सामने कहता हूं कि ILF का हर नौजवान वकील, इसमें वो काबिलियत और सलाहियत मौजूद है कि कल का बेहतरीन सियासतदान होगा, कल का बेहतरीन लीडर होगा और पाकिस्तान को संभालेगा। तो जनाब आली, हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कुछ गुजारिशात, प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत के मुताबिक हमने कुछ पाया तकमील तक पहुंचा ली हैं। उनकी अमली शक्ल जो है वो आपके सामने आ जाएगी कुछ दिनों में, डिटेल ये बताएंगे। सिर्फ मैं आपके सामने यर्स करना चाहता हूं कि हमने ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तमाम पिटीशन राइटर्स जो वसीका नवीस हैं, उनके साथ हर वकील की अटेस्टेशन लाजमी होगी। और दूसरी बात, हम ये महसूस करते हैं कि एक एवरेज वकील जो है वो अपनी ज़िंदगी में बमुश्किल कोई मकान, कोई शेल्टर बना पाता है। हमने ये फैसला किया है और इसकी अप्रूवल हुकूमत पंजाब और CM पंजाब ने इसकी अप्रूवल दे दी है, और इंशाअल्लाह वो अमली शक्ल में आपके सामने आएगी। और वो ये है कि तमाम डिवीजन और तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हाउसिंग एजेंट्स, हाउसिंग स्कीम्स बनेंगी, हाउसिंग सोसाइटीज बनेंगी, सिर्फ वकला के लिए।
वो छोटे प्लॉट्स आपको देंगे इजी अकसात के ऊपर, और उसके आपको घर बनाने के लिए और वह तमाम फैसिलिटेट किया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यह भी फैसला किया है कि हेल्थ कार्ड जो है वो हर वकील को दिया जाएगा। और आखिर में एक डिमांड और जो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि क्योंकि वकला ने सारे पाकिस्तान में अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात की वजह से जाना होता है, तो पीआईए की और रेलवे की फैसिलिटीज़ में भी स्पेशल कंसेशन वकला को दें आप। तो जनाब वाला, मेरी ये गुजारिशात थी आज के हवाले से। मुख्तसर जो मैं कहना चाहता था, तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये जोश और जज्बा जो इनके अंदर है, ये एक इतना खूबसूरत इम्तजाज है अक्ल फ़हम का और जोश और जज्बा का, जो इन तमाम आपको वकला में और हमारे ILF के हर मेंबर के अंदर आपको नज़र आता है। और जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि ज़माना अक्ल को समझा हुआ है मशल राह, किसे खबर के जनूबी है साहिब यादराक। और आखिर में आपसे ये कह के इजाज़त लूँगा और इनकी तरफ से ये कहूँगा कि अपने हाथों में लिए शमाए यकीन आओगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे, तुम ही आओगे। और ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है पर साज बदले गए। खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जवान इस कौम के मामार हैं। एक ज़हीफ़ शख्सियत, साबिका जज, व्हील चेयर पे इमरान खान साहब की मोहब्बत में यहाँ तक पहुँचे हैं। एक शेर अर्ज़ करना चाहते हैं वहीं से बैठे बैठे। नाम है आपका अजीज़ ए मलिक। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जिद्दा से कुवैत और फिर कुवैत से कराची में आपका हम सफ़र रहा। 1984 में आप बैठे थे उस सीट पर जो विंडो सीट कहलाती है। मैं आइसर पर, अगर मैं विंडो पर होता तो आज वज़ीर आज़म में होता। लेकिन ये उसकी तकसीम का अमल है, वो जिसको जैसे नवाज डाले। शेर अर्ज़ करता हूँ, लाहौर में आपका पड़ोसी हूँ, एक तरफ रेलवे लाइन के आप, दूसरी तरफ मैं, लेकिन आप तक पहुँच नहीं पाता। कब पहुँचूँगा ये आप जानते हैं कि ताबिंदा तेरा नैयरे बख्ते जवां रहे, ताबिंदा तेरा नैयरे बख्ते जवां रहे, सर पर हमेशा सायाए रब्बे ज़मां रहे। हूँ दोस्त शाद गैर के लब पे फुगा रहे, ताहश्त अपनी कौम का तू पासमा रहे। ये शेर आपकी नजर। और न्याजी साहब, जो मिलेगी, जो मिली इज्जत न्याजी जगते, जो मिलेगी, जो मिली इज्जत न्याजी जगते, वो सब है मेहरबानी मदीने वाली सरकार दी। जो मिलेगी, जो मिली इज्जत नियाजी जगते, मेहरबानी है वो सब सरकार दी। और आखिर पे कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। मुझे लाहौर में टाइम जरूर दीजिएगा, आपका पड़ोसी हूँ, मेरा हक बनता है। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ मलिक साहब, आपका जज, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से पहले अनीस हाशमी ILF पंजाब के जो प्रेसिडेंट है तकरीर कर रहे थे, लेकिन आपकी तकरीर मुकम्मल नहीं हो सकी थी। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के बायस हमें प्रोग्राम को आगे चलाना है और इंतज़ामात में ख़ास तौर पे ILF इस्लामाबाद की टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहनत की आपने। अब मैं आप सबके पुरज़ोर इस्तकबाल में दावत खिताब दूंगा रहनुमा तहरीक इंसाफ, चेयरमैन ILF पाकिस्तान, जनाब बैरिस्टर सैयद अली जफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब
इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेहमान गिरामी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपके हम मशकूर हैं कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला पाकिस्तान के वकला से मिलने का, और ILF की तरफ से और अपनी तरफ से मैं बहुत मशकूर हूँ। पाकिस्तान के वकला जमहूरियत और इंसाफ के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि बानी पाकिस्तान और जिनके बग़ैर पाकिस्तान शायद वजूद में भी ना आता, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक सफ़े अव्वल के वकील थे। उन्होंने वकालत भी की, सियासत भी की, पाकिस्तान के सबसे पहले गवर्नर जनरल भी थे, लेकिन उनकी वकालत पर, उनकी सियासत पर और जितने उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए गवर्नर जनरल के तौर पे, आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका। यूं तो जो आपके दोस्त होते हैं वो आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब दुश्मन तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाए तो उस तारीफ़ का एक मेयार ही अलग होता है। जो कायदे आज़म के सबसे बड़े राइवल थे गांधी, वो भी मजबूर हो गए कहने के बारे में, लिखने के, बल्कि उन्होंने लिखा जब उनसे पूछा गया एक न्यूज़पेपर में, उन्होंने कहा जिन्ना इज़ इनकरप्टेबल, देयर इज़ नो पावर इन द वर्ल्ड दैट कैन बाय हिम। हमारी आज खुशकिस्मती है कि हमारे पास भी एक ऐसा वज़ीर आज़म है, ऐसा वज़ीर आज़म है जिसके बारे में आम तासुर है कि इमरान खान इज़ इनकरप्टेबल। जमहूरियत की मेरे दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत सारी मिसालें हैं, डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक जो तारीफ़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे अहम है, वो है कि डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, इट इज़ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। आज तक जो हमारी माजी में हुकूमतें आती रही हैं, उन्होंने जो पहले दो हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, को समझा है कि ये कोई ख़ास एलीट का ही हक है कि वो हुकूमत चलाएं, और फॉर द पीपल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, लोगों ने कहा है कि हमारी सिरदर्दी नहीं है। लेकिन खुशकिस्मती से इस हुकूमत को पता है कि जमहूरियत तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक लोग खुशहाल ना हो। इसलिए हमारी तवज्जो, इस हुकूमत की तवज्जो लोगों की बेहतरी की तरफ है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इस नई हुकूमत में। जितने काम हम कर रहे हैं, जितने काम हमारी हुकूमत कर रही है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं पहली वाली ज़माने से। मेरे मुताबिक, मेरी नज़र में पाकिस्तान, जमहूरियत और अवाम एक ही सिलसिले का नाम है। कुछ लोग हैं जिनको गलतफहमी है कि वो सियासत में रियासत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं उनसे एक मुख्तसर सवाल पूछता हूँ, छोटा सा सवाल, कि आज जो पाकिस्तान दहशतगर्दी से महफूज हो चुका है और जो कुर्बानियाँ हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारे लोगों ने पाकिस्तान को महफूज करने के लिए दी हैं, उसकी कोई मिसाल दुनिया में मिलती है? We are the only nation in the world that can say that we have waged a war against terror and won it. And it is a striking example. It is a striking example of a resilient and brave nation that can get together to save itself
to save its integrity and existence in a free community. So जो इख्तलाफात इंस्टीट्यूशंस में या इख्तलाफात अवाम और इंस्टीट्यूशन में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस नेशन के सामने, इस कौम के सामने नाकाम होंगे, इसमें कोई शक नहीं। एक हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब, 3 काम उसके बड़े आइन के तहत ज़रूरी हैं: हेल्थ, तालीम और इंसाफ। जहाँ तक सेहत का ताल्लुक है, आपने देखा कि जिस तरह बैलेंस के साथ कोविड को टैकल किया गया, जिस बैलेंस के साथ उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है, लोग कह रहे हैं ये किस तरह हुआ। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, हम में एक कमी है अभी तक। आप देखें तो एक तालीम का शोबा है साइंस, और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इस्लामी मुल्क जो हैं, इस्लामी हुकूमतें जो हैं, वो बिल्कुल उस पर सदियों से तवज्जो नहीं दे रही। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप देखेंगे कि जब इस्लामी रियासत एक सुपर पावर थी, एक वर्ल्ड पावर थी, तो उस वक्त उसकी वजह क्या थी? साइंसदान और फिलोसफर्स जो उस मुल्क में थे, जिनकी तहकीकात और जिनकी इजादात से दूसरों ने फ़ायदा उठाया और हमसे आगे निकल गए। खुशकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त साइंस से, साइंटिफिक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ गौर व फिक्र कर रहे हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ भी कायम होंगी। अब मैं आता हूँ आखिरी पॉइंट पे, इंसाफ। हज़रत अली का कौल है कि मुआशरा कुफ्र पे तो कायम हो सकता है, लेकिन इंसाफ के बगैर नहीं रह सकता। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि हमारी आवाम को सस्ता और जल्द इंसाफ फराहम नहीं हो रहा। अदालतें कह रही हैं कि अदालतों की तादाद बढ़ाओ, हमें टेक्नोलॉजी दो। बहुत सारी कमिटीज़ भी बनी हैं, कमिटीज़ ने तजावीज़ भी दी हैं, बहुत सारी सजेशंस हैं, हम सबको पता है, लेकिन हम फिर भी वहीं खड़े हैं। अब आगे किस तरह चलें? मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि हर चीज़ हम हुकूमत पे, हर चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते। जो अदालती निज़ाम है उसके 2 सतून हैं, एक तो अदालतें हैं, जजेस हैं, और एक हम लोग हैं, वकला। ये हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये जो मिशन है कि जुडिशल रिफॉर्म करनी है, जुडिशरी को ठीक करना है, सिस्टम को ठीक करना है, ये हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है वकालत का, बहुत अजीम प्रोफेशन है। हमने इसका वकार बुलंद करना है और उसको मेंटेन करना है, और वो सिर्फ इस तरह हो सकता है अगर हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएं। इस पेशे में किसी किस्म का करप्शन की गुंजाइश नहीं है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है कि हम अपनी आज़ादी से, फ्रीडम से, किसी खौफ के बगैर हम अपना केस लड़ें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अदालत से लड़ाई करें। हमारा काम है किताबों से, अकल से अपने केस को मनवाना, अपना केस जीतना। लोग कहते हैं आप लोग ताख़ीर बड़ी, एडजमेंट्स बड़ी लेते हैं, उससे बहुत ताख़ीर होती है। ये हमारा काम है कि हम खुद अपने आप को रेगुलेट करें और गैर ज़रूरी एडजमेंट्स ना लें। मेरी दरख्वास्त प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये होगी कि ये जितनी सजेशंस हैं, कमेटीज़ बनी हुई हैं, सबको पता है क्या करना है। अब वक्त आ गया है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में कन्वर्ट करें, और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ताकि ये सजेशंस को, ये जो तजावीज़ हैं, उनको एक अमली जामा पहनाया जाए। ये आखिर में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अब कि जिनको हम सुनने आए हैं और जिनके लिए हज़ारों कोने कोने पाकिस्तान से सुनने आए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी एक मुलाकात हुई
प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि मेरे लिए जो इंसाफ है उसको हर एक को फराहमी हो, उसकी जल्द फराहमी हो, ये एक जिहाद है। आज पाकिस्तान के कोने कोने से जो हज़ारों लोग आए हैं, जीबी से एजीके से भी उठ के आई हैं टीमें, वो सिर्फ आपके साथ इसलिए आई हैं कि इस इंसाफ की जिद्दोजहद में, इस इंसाफ की जंग में आपके साथ शामिल हैं। इसके साथ फैसल साहब अपनी रियायती अंदाज में प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाएं। शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इधर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अली जफर साहब। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को ये सलाहियत दी है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं अल्लाह के करम से। और जो भी आज तक आपने जिंदगी में कहा वो करके दिखाया। जब और हर मौके पे आपके मुखालिफिन ने आपको भरपूर तनकीद का भी निशाना बनाया और आपको डिस्करेज भी किया, लेकिन आप हर मैदान में सुरखरू हुए। जब क्रिकेट खेलना शुरू की तो कहने लगे कि आप नहीं खेल सकते क्रिकेट। आपने मेहनत की, अल्लाह पे ईमान था कि आप दुनिया के अजीम क्रिकेटर आपने बन के दिखाया। फिर जब वर्ल्ड कप हुआ, फिर लोगों ने कहा कि आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। आपने वर्ल्ड कप भी जीत के दिखाया और टीम को कहते रहे घबराना नहीं, जीत जाएंगे। और फिर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाने लगे तो लोगों ने कहा नहीं बना सकते, बना भी लिया तो गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं कर सकते। आपने कहा घबराना नहीं, कर दूंगा। आपने ना सिर्फ शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना के दिखाया, बल्कि दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल जो 70% गरीबों का मुफ्त इलाज करता है, आपने करके दिखाया। रिखी मियांवाली बंजर जमीन दोस्तों के साथ खड़े हैं, कहते ख्वाब देख रहा हूं कि यहां पे मैं एक देहात के अंदर यूनिवर्सिटी बनाऊं। दोस्तों ने कहा नहीं कर सकते। आपने कहा घबराना नहीं, करके दिखाऊंगा। और आपने वो करके दिखाया। जहां 90% बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, स्कॉलरशिप, और इंटरनेशनल ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की उनको डिग्री मिलती है। फिर लोगों ने कहा कि इमरान खान सियासत में कामयाब नहीं होंगे। 2013 का इलेक्शन आपने खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हुकूमत बना के दिखाई। फिर लोगों ने कहा हाँ हुकूमत तो बन गई है लेकिन चला नहीं सकेंगे, और कहते रहे किधर है नया खैबर पख्तूनख्वा, किधर है नया खैबर पख्तूनख्वा। आपने कहा घबराना नहीं। गुड गवर्नेंस की ये मिसाल मैं डिटेल में नहीं जाता, चाहे वो सेहत हो, तालीम हो, पुलिस हो, एनवायरमेंट हो। ये मिसाल के पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ गवर्नमेंट रिपीट होती है बल्कि डबल वोट लेकर वापस आती है। फिर लोगों ने कहा हाँ एक सूबा तो ठीक है लेकिन आप पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकते। इस वक्त आपके मुल्क के वजीर आजम का नाम इमरान खान है। फिर लोगों ने, अब लोग कहते हैं किधर है नया पाकिस्तान, किधर है नया पाकिस्तान, और आप कहते हैं घबराना नहीं। और इंशाअल्लाह वो 30 साल जो माजी में बारी बारी इक्तदार में आते रहे, खुद अमीर हुए, पाकिस्तान को गरीब किया, अपनी जदादें बढ़ाई, बैरून मुल्क असासे बढ़ाए, कारोबार बढ़ाए, ओमनियां ऊपर गई, टीटियां ऊपर गई, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, अपनी मिलें लगाई, अपने कारोबार लगाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान वो लीडर हैं जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। ना उन्होंने कोई कारोबार करना है, ना उन्होंने कोई मिलें लगानी है, ना उन्होंने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाने हैं, ना उन्होंने सरे महर बनाने हैं, बल्कि जो करना है इस कौम के लिए करना है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब नया पाकिस्तान भी बना के दिखाएंगे। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में वजीर आजम इमरान खान।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। शुक्रिया। जनाब अली ज़फ़र साहब और ILF के सारे पाकिस्तान से जो मेरे तहरीक इंसाफ के वकील आए हुए हैं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अली ज़फ़र की जो उन्होंने मुख्तसर तकरीर की, मुझे जो चीज़ पसंद आई, इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का, इन्होंने जो उनका कॉल था कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन एक निज़ाम जिसमें नाइंसाफ़ी और जुल्म हो वो नहीं चल सकता। ये उससे पहले जो अहमद अवैस ने बात की कि मदीना की रियासत ये क्या थी, कि मैंने जान के इलेक्शन से पहले मदीना की रियासत की बात नहीं की, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कोई ये समझे कि मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं वोट लेने के लिए। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई तो मैं हर वक्त लोगों को बताता हूं कि जब तक हम उस विजन की तरफ नहीं जाएंगे, वो जो नजरिया था पाकिस्तान का, जो कायदे आज़म ने बार बार उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, उन्होंने कहा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 1400 साल पहले बन गई थी। और इलामा इकबाल को जितना आप पढ़ें तो वो एक ही चीज कहते थे। इलामा इकबाल ये कहते थे कि जो मुसलमान माशरा था वो जब भी उठा है तो वो उन उसूलों की तरफ गया जो मदीना की रियासत के असूल थे। तो ILF आप वो लोग हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो मदीना की रियासत का जो बेसिस था वो कानून की बालादस्ती थी, यानी कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी ने कि जी वो कुरैश की खातून है, उसने चोरी की तो उसको माफ करें, ये याद रखें, ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का बुनियाद है कानून की बालादस्ती। कोई सोसाइटी जिसके अंदर कानून की बालादस्ती नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कभी मुकाबला नहीं कर सकती उस माशरे का जिसमें रूल ऑफ लॉ है। मुसलमानों से पहले रोमन्स दुनिया की सुपर पावर थे, रोमन लॉ था, बाकियों को वो बार्बेरियंस कहते थे क्योंकि उनके पास कानून नहीं था। ग्रीक्स उससे पहले थे, उनकी सिटी स्टेट्स थी, डेमोक्रेटिक थी, कानून था, वो आगे निकल गया दुनिया से। जब मुसलमानों का अरूज हुआ तो मैं इसलिए बार बार अपनी यूथ को कहता हूं, नौजवानों को कहता हूं, वो स्टडी करें, वो तारीख का हिस्सा है, वो कोई मिथोलॉजी नहीं है। एक 623 को क्या था, हिजरत हुई, उसके बाद क्या 625 को जंग बदर हुई, 636 को रोमन एम्पायर बैजेंटाइन यारमुख की जंग के अंदर हार जाता है, जो 625 सिर्फ 313 लड़ने वाले थे।
11 साल के बाद रोमन एम्पायर गिर जाता है, 12 साल के बाद पर्शियन एम्पायर उनके सामने गिर जाता है। तारीख का हिस्सा है। तो क्या वो कदम उठाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिससे ये इतना बड़ा दुनिया की तारीख का इनकलाब आया? ये हमें स्टडी करना चाहिए। मैंने ये अपने हायर एजुकेशन को कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी स्कॉलरशिप दें, बताएं, हमारे नौजवान स्टडी करें, क्योंकि ये तारीख का हिस्सा है। क्या था वो इनकलाब? कैसे वो अरब जिनको पूछता कोई नहीं था, 2 सुपर पावर्स थी, एक तरफ पर्शियन एम्पायर, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर, वो क्या चीज़ उन्होंने की कि दुनिया की तारीख बदल गई? और ऐसा सारे साइंसदान मुसलमान सबसे अजीम दुनिया की कौम बन गई। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ILF, इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। उनकी सुन्नत पे जो इंसान चलेगा वो बड़ा इंसान बन जाएगा, क्योंकि उनसे बड़ा इंसान कभी आया ही नहीं है दुनिया में, ना आ सकता है। और जो मदीना की रियासत थी, जो भी मुल्क उन उसूलों पे अमल करेगा वो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए अल्लाह हमें कहते हैं कि उनके रास्ते पे चलो, उनसे सीखो, क्योंकि उनसे बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं था। तो इसलिए हमें उसको स्टडी करना चाहिए। और उसमें जो नंबर 1 चीज़ हमें नज़र आती है, कानून की बालादस्ती। और इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है पाकिस्तान में। ये आप सबको समझना चाहिए कि ये एक पाकिस्तान में फैसला कुन वक्त है। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, इसका एक मिनट सुनो इसका अब सब पूछें कि ये सारे इकट्ठे हुए क्यों हैं, और इसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान में। ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं। हम चोरी करें, हम डाके मारें, हमें कोई हाथ ना लगाए। हम अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी। अदालत फैसला करेगी, पूरा 2 साल के बाद, JIT के बाद अदालत फैसला करती है, तो वो अगला कहता है मुझे क्यों निकाला, मानता ही नहीं है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले नहीं मानता। उसके बाद उनके सारा जो फैमिली है वो कोई मानती नहीं है। तो वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो असल में ये कह रहे हैं कि हम कानून के ऊपर हैं। पाकिस्तान का कानून हमारे लिए नहीं है, हम कोई ख़ास क्लास आई है, जो मर्जी करो मुल्क में। हम शुरू हुए 1 फैक्ट्री से 30 फैक्ट्रियां बन गई, अरबों रुपया आ गया, बाहर प्रॉपर्टीज आ गई, लेकिन हमें कोई नहीं पूछ सकता। और ये है असल में, ये है फैसला कुल वक्त पाकिस्तान में। क्या ये क्लास जिन्होंने 30 साल से सिर्फ ये देख लेंगे 30 साल पहले इनके पास क्या था और आज क्या है, अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पे निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, तो आपने अभी पहले देख लिया कि जलसे कितने बड़े बड़े हमने किए हैं। मैं ये सारे मिलके भी, ये कोई 2 साल भी जलसे कर दें तो एक जलसा हमारा इनसे ज़्यादा था। और उसकी वजह है लोग निकलते हैं किसी मकसद के लिए, किसी नजरिए के लिए निकलते हैं। लोग निकलते हैं जुल्म का मुकाबला करने के लिए। लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है,
कारकुनों को कह रहे हैं जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकलें और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। जबरदस्ती लोगों को पैसे, अच्छा मुझे ये भी पता है कि पैसे भी बड़े चलाने की कोशिश करेंगे, ये पैसे भी आ रहे हैं इनके लिए। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूं पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। लेकिन मुझे एक इनका नया स्पोक्समैन बना है। अब मैं क्या कहूं, हमारे मिनिस्टर का भाई है, नहीं मिनिस्टर का भाई है, वो मुझे कहता, मैं देख रहा था किसी टीवी प्रोग्राम में, कहता कि नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह खामोनी के साथ मिला दिया। कहता आयतुल्लाह एक सुन लो कहता कि आयतुल्लाह खामोनी भी बाहर चला गया था मुल्क से। अब वो देख रहा था, मैं उसको भी देख रहा हूं कि क्या ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, क्या ये समझते हैं कि लोगों को पागल बनाया जा सकता है कि आयतुल्लाह खामोनी भी बाहर गया था। आयतुल्लाह खामोनी को बाहर जबरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहां मिन्नतें कर करके बीमारियां हो गई, 6 बीमारियां हो गई, 12 बीमारियां हो गई। मुझे याद, अब हमारी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, सुने जरा, अभी सुनो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, ये जरा सुने। अब जनाब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हमें एक अदालत ने कह दिया कि जी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अब हम अदालत की भी रिस्पेक्ट करते हैं। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, 6 घंटे मीटिंग चल रही है, डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शिरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शिरीन को जानती हैं, अगर शिरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। और ये वो वहां जाके जैसी लंदन की हवा लगी, एक और नवाज शरीफ निकला है और उसको जुबैर कह रहा है कि ये आयतुल्लाह खामोनी के साथ मुकाबला कर रहा है उसका। आयतुल्लाह खामोनी से ईरान की पब्लिक प्यार करती थी। आयतुल्लाह खामोनी उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी, वो थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। वो जब आयतुल्लाह खामोनी इस दुनिया से गया तो वो छोटा सा उसका घर था। वही सरकार मदीना की ट्रेडिशंस पे, उनकी सुन्नत पे चल रहा था। उन्होंने भी मस्जिद नबी में रहे। जब मुसलमानों की फौजें सारे अरब पे छा गई, उन्होंने महल्लात नहीं बनाए। आयतुल्लाह खामोनी की लंदन में अरबों अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। उसकी बेटी के पैनामा पेपर्स के ऊपर 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। उसको मुकाबला करना किधर आयतुल्लाह खामोनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला। लेकिन सुनो लेकिन फिर जरा सुन ले। मैंने जब इसके साथ वो जो सारे अभी बेरोजगारों की मैं लाइन देख रहा था तो उनको, और जब इनके भी सारे लोगों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं
कि क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि उनके लीडर ने इतना मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गया? कोई शर्म नहीं आती आपको कि पहले लोग गुर्बत कितनी है हमारे मुल्क में? एक 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, 1 से 30 फैक्ट्रियां, लंदन में हर बच्चे के अरबों रुपए के घर, हिल मेटल, कोई यानी कोई उनको नहीं कि आज तक एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं बता सका कि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कैसे आई, ये मनी ट्रेल किधर गई, पैसा बाहर कैसे गया। अगर मैं एक क्रिकेटर होके एक फ्लैट लेता हूं 34-35 साल पहले और 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता हूं अदालत को, जब मुझे जरूरत नहीं थी, मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो कोई वजीर नहीं था, मैं तो कोई वजीर आला नहीं था, मैं तो क्रिकेट खेलता था, इंटरनेशनल क्रिकेटर था। उसके बावजूद अदालत के अंदर मैंने जो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगी, 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए उनको। तो जो 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक डॉक्यूमेंट ना दिखा सके, तो इनके जो लोग हैं सारे, क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि गरीब मुल्क से पैसा लेके बाहर ले गया? मैंने सोचा कि कोई इतना, या तो बहुत ही बड़ा कोई डफर होगा जो समझे कि वाकई ये ईमानदार है। लेकिन फिर चंद दिन पहले मैंने देखा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया। और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। तो फिर मैंने सोचा कि वाकई इनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो वाकई समझेंगे कि वो ईमानदारी से पैसा बाहर लेके गया। देखें, मेरे ILF के बाशऊर लोग, आप सब बाशऊर हैं, आप कानून जानते हैं, आप इस मुल्क की फ्यूचर हैं। ये मुल्क, ये अल्लाह की एक नेमत है हमारे लिए। मैं आज आपको कह रहा हूं कि अल्लाह ने जो इस मुल्क पे हमें दिया है, हमें ही नहीं अंदाजा कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतें बख्शी हैं। लेकिन अपने ज़हन में डाल लें कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। जिस मुल्क के और ख़ास तौर पे हुक्मरान अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। स्विट्जरलैंड है, अमीर तरीन दुनिया का मुल्क है, कुछ भी नहीं है उस स्विट्जरलैंड के पास। हमारे ये जो नॉर्दर्न एरियाज के जो पहाड़ हैं, जो यहाँ जिसने भी ये पहाड़ देखे हैं, मैंने स्विट्जरलैंड देखा है, वो मुकाबला ही नहीं कर सकता जो खूबसूरती अल्लाह ने यहाँ दी है। जो ज़रख़े ज़मीन दी है, जो हमारी वैरायटी दी है, यानी अल्लाह ने क्या चीज़ नहीं दी इस मुल्क को। लेकिन ये ज़हन में डाल लें कि कभी भी कोई मुल्क, जब उसके हुक्मरान अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और जब वो करप्शन पे लग जाते हैं, कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। दुनिया में वसाइल में अमीर तरीन मुल्क हैं, हमारे से भी ज़्यादा वसाइल है, लेकिन हमारे से ज़्यादा गुर्बत है, क्योंकि वहाँ भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं हुक्मरान जो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। आज ये आपको समझना है कि दुनिया से हो क्या रहा है। हम अकेले नहीं हैं जो पाकिस्तान में जिधर हमारी रिसोर्सेज चोरी करके बाहर जा रही हैं। दुनिया में गरीब, ये अभी रिपोर्ट आई है कि दुनिया में जो गरीब मुल्क हैं उनसे हर साल 1000 अरब डॉलर चोरी होके जाता है मगरबी ममालिक में, लंदन में, बड़े बड़े फ्लैट्स में, ऑफशोर अकाउंट्स में। हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों पे जा रहा है। इसलिए तो आप देख रहे हैं किश्तियों में लोग कोशिश कर रहे हैं यूरोप जाने के लिए, मर रहे हैं, डूब रहे हैं इमिग्रेंट्स जो हैं, क्योंकि वो जाना चाहते हैं उधर, क्योंकि उनके मुल्क खोखले कर देते हैं। यही जो एलीट है ये चोरी करके मुल्कों को खोखला कर देती है।
पैसा जब यहां से बाहर चला जाए तो नौकरियां तो बाहर मिलेंगी, या स्कूलों में और अस्पतालों में पैसा कैसे खर्च होगा जब जो भी सरबराह वो अपना चेकअप भी मुल्क से बाहर करवाए हॉस्पिटल में, तो यहाँ हॉस्पिटल कैसे ठीक होंगे? पैसा तो बाहर जाके खर्च कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये जो इस वक्त जंग हो रही है, ये फैसला कौन जंग है? ये एस्टेब्लिश करेगी कि सारे लोगों के ऊपर कानून जितना मर्जी ताकतवर हो, कानून के वो नीचे है, और वो जितनी मर्जी ये ब्लैकमेल करें। ये मैं आज आपको बता दूं कि जिस दिन जब मुशर्रफ ने किया था, वो प्रेशर में आके वकला मूवमेंट चली थी जिसमें हमने सबने शिरकत की, मकसद तो उसका कुछ और था। हम तो आज़ाद अदलिया चाह रहे थे, और शुक्र है आज पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है। लेकिन उस प्रेशर में जनरल मुशर्रफ उस प्रेशर में आके एनआरओ दे गया दोनों को, और वो एनआरओज ने पिछले 10 साल में जो इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क के जो इन्होंने माशियत तबाह की है, जो कर्जे चढ़ाए हैं, हमें आके कहते हैं कि जनाब आप जवाब दें। हमारे से पूछते हैं, जब एक मुल्क, एक गवर्नमेंट जितना टैक्स इकट्ठा करती है साल में, उसका आधा टैक्स, उसका जो आधा पैसा है वो इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों में चले जाते हैं, तो मुल्क आगे कैसे बढ़ सकता है? बताएं, हम किधर से पैसा लाएं तालीम पे, सेहत पे, अस्पतालों पे? क्योंकि आधा तो पैसा उधर चले जाता है सीधा बाहर कर्जों की किस्तों पे। तो तब तो ये 10 साल में इनको कोई फिक्र नहीं हुई कि जनाब मुल्क तबाह हो रहा है। मिल के दोनों हुकूमत कर रहे थे, तब तो जमहूरियत भी नहीं खतरे में थी, माशियत भी नहीं खतरे में थी, जब कर्जे चढ़ा रहे थे। ख्वातीन और हज़रात, इंशाअल्लाह आप ये अब देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान जिधर अब पहुंच गया, इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये, इसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट। जो मुश्किल 2 साल थे वो बड़ी मुश्किलों से हमने निकाल लिए। बड़े बड़े इम्तिहान आए, हमें शुरू में तो डिफ़ॉल्ट से बचना पड़ा, उसके बाद ये जो कोविड का आया, सारी दुनिया में जो कोरोना का क्राइसिस आया, जिस तरह पाकिस्तान निकला है, वो जिस तरह अली ज़फ़र ने कहा है, WHO कह रही है कि पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में से है जो सबसे बेहतरीन तरीके से वो कोविड से निकले हैं। उधर से निकले तो फिर ये जो डाकुओं की कोलिशन है, इन्होंने कोशिश की हमें फैटिफ के कानून के ऊपर फंसाने की। उन्होंने कहा अगर आप फैटिफ पे अगर मैं ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, तो माशी तो तबाह हो जाएगी। तो फैटिफ को ब्लैकमेल उससे किया हमें एनआरओ लेने के लिए। एनआरओ कहते जी अच्छा मुनाफिकत देखें, हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहे। वो जो इन्होंने हमें जो कहा जी हम फैटिफ में तब आपके साथ चलेंगे अगर 34 शिकें नैब के कानून की 38 में से 34 शिकों को चेंज करो, तब हमें फैटिफ के ऊपर वोट देंगे, मतलब नैब को ख़त्म कर दो। उस पर कोशिश की, ब्लैकमेल की। जब उधर से निकले तो अब ये घबरा गए। घबराए इसलिए हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ऊपर जा रहा है। इस महीने आप हैरान होंगे सब कि सारी दुनिया में इस वक्त मुश्किल हालात हैं। पाकिस्तान में जो सीमेंट की सेल हुई है पिछले महीने, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हुई है। जो पिछले महीने मोटरसाइकिलों की एक मिनट जो मोटरसाइकिल की सेल हुई है पाकिस्तान में, वो भी रिकॉर्ड सेल हुई है एक महीने में। इसका मतलब कि मुल्क आगे निकल रहा है। इसका मतलब कि हम अब वो बुरे बुरहान से निकल रहे हैं। इसलिए भी इनको मुश्किल पड़ी हुई है कि जल्दी जल्दी से तब्दीली ले, गवर्नमेंट चेंज करो। देखें, और ये जो एक आखिर में मैं 2 पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। इन्होंने ये जो बात की, जो पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर उन्होंने जो हमले किए हैं और जो ज़बान इस्तेमाल की है, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एक मिनट इस वक्त
अगर हिंदुस्तान का एजेंडा कोई भी लेके फिर रहा है तो वो ये लेके फिर रहे हैं। पूरा पाकिस्तानी फौज के जो ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही एजेंडा है जो फैटफ का एजेंडा है, जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने में। ये वही एजेंडा है कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर होती है तो आप खुद ही देख लें मुसलमान दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। लिबिया से लें, सीरिया में चले जाएं, इराक में जो क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, सोमालिया में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, सारी मुसलमान दुनिया में आग लगी हुई है। जिस तरह अली ज़फ़र ने कहा हमें फ़ख्र करना चाहिए अपनी फ़ौज को कि इतना बड़ा जो दहशतगर्दी की यहाँ जंग चली, आज हम महफूज हैं। उनकी कुर्बानियों की वजह से हम महफूज हैं। और ये पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि मुझे क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई पाकिस्तानी फ़ौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? मुझे क्यों हर जगह पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, हर एजेंडा के साथ खड़ी है, हमें क्यों नहीं प्रॉब्लम? कौन सा मेरा मंशूर है जिसके पीछे हमारी फ़ौज ने मदद नहीं की, बल्कि उधर जिधर फ़ौज नहीं भी करती, मसलन कोरोना में उन्होंने हमारी मदद की, फ़ौज का तो काम नहीं था। हाँ, कराची में मदद की, जिधर बड़ा बचाया, जो नालों के अंदर उन्होंने फ़ौज की वजह से सफाई की, बच गया कराची। एक मिनट सुन लें, एक मिनट सुने प्लीज़ सुन लें। तो मैं ज़रा आज को बताना चाहता हूँ कि इनका मसला क्या और मुझे क्यों नहीं कोई मसला। ये आपने सबने समझना है कि ये इशू है क्या। इशू ये है कि अगर आज इमरान खान पैसा बनाना शुरू कर दे और अगर मैं यहाँ से पैसा चोरी कर करके बाहर मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दूँ, तो सबसे पहले हमारी ISI को पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि ISI एक दुनिया की टॉप एजेंसी है, मानते हैं उसको। ये जरा समझने की कोशिश करें आप। मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो ये कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो केस चल रहा था पैनामा का, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस खोसा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा सारे पाकिस्तान के इदारे मफलूज कर दिए गवर्नमेंट ने। कोई भी पाकिस्तान का इदारा इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कर रहा, ना नैब कर रही है, ना SCCP कर रही है, ना FBR कर रही है। कोई भी इदारा ये गवर्नमेंट को चेक नहीं कर रहा। जिनका काम चेक और बैलेंस करना है वो सारे इदारे कंट्रोल कर लेते हैं। एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। और क्योंकि फौज को पता है, जब उनको पता चल जाता है वो जाके चुप करके बताते हैं इनको कि देखें जी आपने इधर इतनी कमीशन ले ली, उधर इतना पैसा बना लिया। तो ये उनको सारा वक्त डरे हुए होते हैं। तो जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। और तो इसलिए आप समझ जाएं कि इसका मसला कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो मैं हूं, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट लेके आया हूं, पाकिस्तान की तारीख में 5 हलकों से जीता हूं। और ये जो कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, जरा कोई इलेक्शन का रिकॉर्ड तो देख ले 2013 का और 2018 का। सिर्फ रिकॉर्ड उठा के देख लें। 2013 में 140 तकरीबन पिटिशंस थी जिन्होंने इलेक्शन को क्वेश्चन किया 2013 में नेशनल असेंबली में, और 2018 में 90 थी, और 90 में से आधी तहरीक इंसाफ की थी।
तो अगर पिटिशंस भी आधी आई, 50% कम आई हैं, उनमें से आधे पीटीआई थी। तहरीक इंसाफ कई जगह 50 वोट से हारी है, कई जगह 100 वोट से हारी है। तो अगर धांधली होती तो कम से कम हमें कोई कोलिशन की तो जरूरत ना पड़ती अब तक। पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि हम पहले दिन से तैयार थे कि खोल दो इलेक्शन। इन्होंने तो 4 महीने हल्के कहे थे, 1 साल लगाया खोलने में, वो भी धरना देना पड़ा। तो हम तो पहले दिन, क्योंकि हमें पता हमने धांधली नहीं की। तो मसला क्या है? मसला इनका ये है कि इन्होंने पूरी तरह अदलिया को भी बुरा भला, फौज को बुरा भला, गवर्नमेंट को बुरा भला, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह हम इनकी, क्योंकि ये कोई ख़ास कौम निकली है, चोरी भी कर दें तो इनको कुछ नहीं कहना, किसी तरह इनको एनआरओ मिल जाए। ये आज आपके सामने सबके मैं कह रहा हूँ, जिस दिन इनको एनआरओ मिला, ये अपने जहन में डाल लें, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। पाकिस्तान इसके बाद नीचे जाएगा, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती ख़त्म हो जाएगी। अगर इनको एनआरओ देना है तो बेचारे गरीब लोग जो जेलों में घुसे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? उनकी तो लाखों की चोरों में बेचारे वो जेलों में पड़े हुए हैं, और ये अरबों की चोरी वाले कह रहे हैं जी हमें माफ़ कर दो। तो आखिर में मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब वीआईपी जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। और आप सबके लिए मेरे आईएलएफ के दोस्तों, मैं आपको आखिरी 3 चीजें कहता हूं। नंबर 1, सुन लें। नंबर 1, इंशाल्लाह सारे मैं वकीलों को हेल्थ कार्ड दिलवाऊंगा। क्योंकि हमें पता है ज़्यादातर जो वकील वो मुश्किल मेहनत कश लोग हैं, और उनके लिए अगर एक घर में बीमारी हो जाए तो इंशाल्लाह हम आईएलएफ को एक हेल्थ कार्ड, और इसके लिए पूरी हम तैयारी अली ज़फ़र के साथ हम कर रहे हैं। नंबर 2, जो हम अहमद अवैस ने कहा था कि घरों का, कि घर होना चाहिए, छत होनी चाहिए, इसके लिए नया पाकिस्तान जो हम हाउसिंग बना रहे हैं, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि देखें, लोगों के पास कैश नहीं होता घर खरीदने के लिए। तो नए पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग में हम पहली दफ़ा पाकिस्तान में बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, और बैंक फाइनेंस ऐसे कर रहे हैं कि 5% इंटरेस्ट के ऊपर लंबी हम फाइनेंसिंग करेंगे, ताकि वो जो लोग तनख्वाहदार हों, वो या जिनके पास पैसा ना हो पूरा घर लेने के लिए, उनके लिए हम आसानी पैदा करें कि वो आसान किस्तों में अपना घर ले लें। तो इंशाल्लाह उसमें भी आपके लिए, उसके लिए मदद करेंगे। और तीसरी चीज़ ये जो अभी बात की अहमद अवैस ने, ये सारी दुनिया में होता है। जो भी चीज़ें, जो मसलन कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, उस हर जगह पिटिशंस, उसके अंदर वकील होते हैं। वकीलों का इसलिए आपके लिए रोज़गार भी हो जाएगा, आपके लिए आमदनी भी हो जाएगी, और ये प्रैक्टिस सारी दुनिया में होती है। तो इंशाल्लाह ये भी हम तीनों चीज़ें आपको कर देंगे। और ये आप सबके लिए आईएलएफ दूर दूर से आप आए हुए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। मैं आपको भी अली ज़फ़र इस फंक्शन का आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब पाकिस्तान के फ्यूचर लीडर्स बने, आप सब पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मेरा लीडर मैं मानता हूँ, और वो हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और वो एक बैरिस्टर थे बेहतरीन। उन्होंने, कायद आज़म ने हमें असल में बताया कि पॉलिटिक्स क्या होती है, नज़रिया क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है। और मैं चाहता हूं कि आप सब वकील उनकी मिसाल के ऊपर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम वकला कायद आज़म के मिसाल पर चलें, सियासत में हिस्सा लें, पाकिस्तान के फ्यूचर लीडर्स बने।
ये कहा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऑल पाकिस्तान इंसाफ लॉयर्स फोरम के ज़रिए तमाम ये सेमिनार जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। कहना उनका ये है कि कानून की बालादस्ती के बगैर खुशहाली मुमकिन नहीं है। ये बात हक है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं।